हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज से जो हम वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएंगे वो उन सभी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए लेकर आएंगे स्टूडेंट, जो यूजीसी नेट के बच्चे यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, आज से हम उन सभी प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स को इस सेशन में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और देखेंगे कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। साथ ही डिफरेंट स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा स्टूडेंट, तो बने रहिए लेक्चर्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि डिफरेंट स्टेट्स के जो अनदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए आज की लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का जो हम पहला प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट वो है यूजीसी नेट जून परीक्षा 2006 में ये आयोजित की गई थी स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान की है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूजीसी नेट ने किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया था और किस तरीके के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जो आपका पहली यूनिट है वो राजनीतिक सिद्धांत और विचार है। इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा गया था, ये यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पेपर्स हम लेकर आए हैं स्टूडेंट, इसमें डिफरेंट जो आपकी यूनिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस को बांटा गया है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो एग्जाम पेपर देने, तब आपको ये डिफरेंट यूनिट्स इस तरीके से दिखाई नहीं देंगी। तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैम ने तो वहाँ पर जो एग्जाम पेपर सोल्ड आउट किया था उसमें डिफरेंट यूनिट्स के नाम लिखे हुए थे और यहाँ पर नहीं है। ये नहीं है स्टूडेंट, वहाँ पर आपको डिफरेंट यूनिट्स के नाम नहीं होंगे, क्वेश्चंस होंगे ओनली। यहाँ पर आपकी ये कह सकते हो आपकी इजीनेस के लिए, आपकी जो आप सरलता से समझ पाएं इसके लिए जो है यूनिट्स में इनको डिवाइड किया गया है ताकि आप सरलता से समझ पाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इसमें पूछा गया है कि आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है प्लेटो एक दार्शनिक विचारक थे जो एथेंस के थे। ठीक है स्टूडेंट, यूनान की राजधानी एथेंस के थे। ठीक है स्टूडेंट, प्लेटो के आदर्श राज्य की जो आधारशिला है वो न्याय के सिद्धांत है। अगर आपने प्लेटो के कॉन्सेप्ट को, प्लेटो की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा, प्लेटो को पढ़ा होगा, तो आप ये समझते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, जो आइडियल स्टेट की प्लेटो बात करता है, उसका बेस ही जो है वो जस्टिस है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आदर्श राज्य में उसने कितने वर्ग बताए थे? 3 वर्ग बताए थे। कौन कौन से? सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के संदर्भ में किया है। तो आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है स्टूडेंट, क्योंकि जब आप ने प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि प्लेटो जब आदर्श राज्य की बात करता है और 3 वर्गों की बात करता है तो वो उन वर्गों को उनके कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर उनको अलग अलग कार्य देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विभुक्षा शब्द का प्रयोग किस वर्ग के संदर्भ में किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिल्पकार। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में से किस विचारक का योगदान है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर बात की जा रही है किसके लिए? आप ने अगर अरस्तु को अच्छे से डिटेलिंग से पढ़ा होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य का जो विचार है वो अरस्तु के द्वारा दिया गया विचार है। अरस्तु ने पॉलिटी शब्द का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य के रूप में किया है।
क्यों? क्योंकि इसमें मध्यम का सद्गुण पाया जाता है। मध्यम सद्गुण का मतलब होता है स्टूडेंट, आपने अगर अच्छे से अरस्तु को पढ़ा होगा तो आपने मध्यम सद्गुण को देखा होगा। मध्यम सद्गुण का मतलब होता है मिडिल का रास्ता। मिडिल का रास्ता यानी कि पॉलिटी जो है वो एक ऐसा व्यवहारिक राज्य है, पॉलिटी में एक ऐसा व्यवहारिक राज्य है जिसमें लोकतंत्र व गुटतंत्र के गुणों का समावेश है, जिसमें संख्या और विवेक का समन्वय है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में अरस्तु द्वारा इस विचार का योगदान है। ठीक है स्टूडेंट, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आपसे स्टूडेंट पूछे गए हैं, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो जैसे आपको ऑप्शन दिया गया कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि आपको पता ही है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, मैकियावेली के द्वारा दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, वहीं अगर हम इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया, इसमें बी दिया गया है सहमति का सिद्धांत किसने दिया था। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि सहमति का सिद्धांत किसने दिया था, लॉक के द्वारा दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, और व्यक्तिवादी सिद्धांत जो है वो व्यक्तिवादी सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया था, व्यक्तिवादी सिद्धांत आपका हॉब्स के द्वारा दिया गया था। और वहीं स्वतंत्रता का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट, वो रूसो के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर देखिए, राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। नव मानववाद का विचार एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया है। गांव के पुनर्गठन का विचार जे.पी. नारायण द्वारा गया है। और इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार बी.आर. अम्बेडकर द्वारा नहीं दिया गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है। ऑप्शन में पूछा गया आपसे, नंबर ए हॉब्स, नंबर बी लॉक, नंबर सी जे.एस. मिल और नंबर डी टी.एच. ग्रीन। जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट, आपने अच्छे से अगर थिंकर्स की बुक को पढ़ा होगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा और उनकी बुक लिस्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो बुक है वो जॉन लॉक की है। और इस बुक को जॉन लॉक द्वारा 1690 में लिखा गया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौता पर आधारित किया है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि कौन सा जो सिद्धांत है, किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतेवाद पर आधारित किया है। ठीक है स्टूडेंट, रॉल्स के न्याय का सिद्धांत समझौतेवाद पर आधारित है। लेनिन, नोजिक या रूसो का नहीं है स्टूडेंट। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है। उनकी एक फेमस पुस्तक है स्टूडेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में उन्होंने लिखी थी। इसी में उसने अपने न्याय के सिद्धांत को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दो तलवारों का सिद्धांत जो जॉन ऑफ सेलिसबरी ने दिया था, बिल्कुल। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स ने दिया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंतर विरोध का विचार मायो द्वारा दिया गया है। नव मानववाद का विचार सिद्धांत जो इसमें लिखा है ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित होती है। इस विचार की पुष्टि किसने की। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य युग में
चर्च की जो सत्ता थी वो सर्वोच्च थी। केंद्र में यानी कि सेंट्रल में जो सत्ता चलती थी, जो पावर में थी, वो कौन थी? चर्च थी। तो राज्य की सभा भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर ही आधारित होती थी। इस विचार की जो पुष्टि थी वो किस आंदोलन ने की थी? परिषदिक आंदोलन ने इसकी बात कही थी, और जिसके प्रतिपादक थे मार्सिलियो दा पैडुआ। ये मध्य युग में से क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। ये मध्य युग का क्वेश्चन है, जिस समय चर्च जो है सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें आपसे जो है वो दो अभिकथन और कारण दिए गए हैं, उन्हीं को आपको बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है, ऑप्शन में दिए गए हैं। तो अभिकथन की बात करते हैं स्टूडेंट। इसमें कहा गया है कि हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। कारण में दिया गया है परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कथन तथा कारण दोनों सही हैं? क्या कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है? या एक ए सही है आर गलत है, या आर ए गलत है आर सही है? तो यहाँ पर स्टूडेंट जैसे कि आपको पता ही है कि हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ विश्वात्मा की अवधारणा और विश्वात्मा की विशेषताएं हैं, जैसे कि सतत गतिशीलता। ऐसी गतिशीलता जो परिवर्तनशील नहीं है, जो सतत है, जो लगातार चलती रहती है, लगातार होती रहती है। हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र की विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। तो यहाँ ए और आर सत्य है, लेकिन आर पूर्ण रूप से ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। तो ये आपसे पूछा गया है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है। यह किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉसवेल, ऑप्शन नंबर बी लास्की, ऑप्शन नंबर सी डेविड ईस्टन, और ऑप्शन नंबर डी आमंड। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने को पता ही है कि लॉसवेल शक्ति के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। शक्ति का मुख्य सिद्धांत जो है वो लॉसवेल के द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने ये पूछा कि हाउ गेट व्हाट व्हेन व्हाई। इसमें इन्होंने पूछा कि पॉलिटिक्स का ये विषय था कि हाउ गेट व्हाट व्हेन व्हाई। तो ये जो बुक थी स्टूडेंट, ये इन्होंने 1936 में लिखी थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? लॉसवेल के द्वारा, और जिसमें शक्ति सिद्धांत को बताया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लॉसवेल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आपको। नंबर ए विचारधारा, नंबर 2 विधि का शासन, नंबर 3 प्रतिनिधि संस्थाएं, और नंबर 4 सशक्त लोकमत। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या 1, 2 और 3 सही है, या 1, 2 और 4 सही है, या 2, 3, 4 सही है, या 1, 2, 4 सही है? तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा में मुख्य विशेषताएं जो रहती हैं स्टूडेंट, वो रहती हैं आपकी विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं और सशक्त लोकमत। विचारधारा नहीं रहती स्टूडेंट, क्योंकि सभी जो पश्चिमी देश हैं उनकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है कि निम्न में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है? तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं मॉस्का, मिल्स, पैरेटो और माइकल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर शासक वर्ग की शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है, ये चीज आपसे पूछी गई है कि कौन विश्वास करता है। जैसे कि आपको पता है कि ये अभिजन सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जिसमें
पेरेटो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेरेटो का ये मानना है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालाकी से शासन करता है। अभिजन सिद्धांत की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानता पर आधारित है। पेरेटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उस श्रेणी पर होते हैं वही अभिजन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरेटो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदर्शवाद आधारित है किस पर। तो जैसे कि इसमें ये पूछा गया है कि ये आदर्शवाद की यानी कि आइडियलिज्म की जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर 1 विधि की प्रधानता पर, ऑप्शन नंबर 2 शांति की प्रधानता पर, ऑप्शन नंबर 3 विवेक की प्रधानता पर और ऑप्शन नंबर 4 नैतिकता की प्रधानता पर। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, आदर्शवाद हमेशा से नैतिकता को प्रधानता देता है स्टूडेंट। तो ये जो आधारित होता है ये नैतिकता की प्रधानता पर ही आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको तुलनात्मक राजनीति से ये क्वेश्चन लिए गए थे, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 में बात करेंगे। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर बी उत्तर व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर सी समुदायवाद और ऑप्शन नंबर डी उदारवाद। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसको कहा जाता है क्या, व्यवहारवाद। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पहले जो परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो पहले एक तरीके से आप ये कह सकते हो जो अध्ययन किया जाता था वो पारंपरिक तरीकों से किया जाता था जिसमें मूल्यों को प्रधानता दी जाती थी, जिसमें तत्वों की या तथ्यों की जो है अवहेलना की जाती थी। लेकिन व्यवहारवाद ने जो परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन किया गया उसको तथ्यों से जोड़ा और उसे एक सामाजिक विज्ञानों की तरह उसको ये कह सकते हो आप एक समाज विज्ञान की तरह उन्होंने उसको नहीं देखा, उन्होंने एक व्यवहारिक विज्ञान की तरह उसको देखा। तो नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत विद्रोही सिद्धांत कौन सा था, व्यवहारवाद। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट और पूछा गया है कि भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के संयुक्त राज्य के, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है, कहाँ से ली गई है स्टूडेंट, कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के सबसे ज्यादा निकट है क्योंकि भारत में कुछ प्रमुख तत्व हैं जो काफी हद तक कनाडा से मिलते जुलते हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है स्टूडेंट, तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के राज्य के निकट है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी कनाडा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया कि भारत की संघीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर सी शक्तियों का पृथक्करण और ऑप्शन नंबर डी संघवाद। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि भारत ने कैसी शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है स्टूडेंट, संसदीय व्यवस्था को अपनाया हुआ है। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है स्टूडेंट। संसदीय शासन प्रणाली के कुछ सिद्धांत होते हैं, बेसिक थियरीज होती हैं, जैसे कि नंबर 1 राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति किसमें केंद्रित होती है, संसद में होती है। कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न अंग के रूप में ही शक्तियों को धारक होता है या धारण करता है। तो यहाँ पर शक्तियों का जो पृथक्करण है स्टूडेंट, ये संसदीय व्यवस्था में इस सिद्धांत को आधारित नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो भारत की संसदीय व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत पर भारत की संसदीय व्यवस्था आधारित नहीं है। ये शक्तियों का पृथक्करण जो सिद्धांत है स्टूडेंट, ये अमेरिका की
व्यवस्था पर आधारित है, भारत की व्यवस्था पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है स्टूडेंट, अब 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। 17वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया, कब आया? यानी सिस्टम जो थ्योरी थी वो आपकी पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशल साइंस आप कह सकते हो कि सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत कब आया। तो स्टूडेंट ये किस उससे आया, तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपने व्यवस्था सिद्धांत सिस्टम थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सिस्टम सिद्धांत जो है वो सबसे पहले जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में आया। पहले का किस में आया? जीव विज्ञान में। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों की देन थी। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र और समाजशास्त्र के बाद होते हुए राजनीति शास्त्र में आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? तो स्टूडेंट ऑप्शन दिए गए हैं राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड सभा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन सीनेट और ऑप्शन नंबर डी कनाडा का सीनेट। स्टूडेंट आपको पता ही है कि लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जाता है और इसकी जो सदस्यता होती है वो वंशगत होती है और यह सबसे पुराना द्वितीय सदन है स्टूडेंट। ठीक है, तो विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है स्टूडेंट? लॉर्ड सभा। ठीक है स्टूडेंट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के कौन कौन से संकट हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन आपको दे ही रखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए पहचान वैधता, पहचान, ऑप्शन नंबर बी वैधता, सी नगरीकरण तथा औद्योगिकरण और डी सशक्त लोकमत। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने अगर लुसियन पाई के राजनीतिक संकट राजनीतिक विकास के संकट को अगर अच्छे से देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर जो वैधता है वो नगरीकरण तथा औद्योगिकरण और सशक्त लोकमत, ये तीन महत्वपूर्ण संकट बताए हैं जो राजनीतिक विकास के संकट हैं और पहचान को उन्होंने राजनीतिक विकास का संकट नहीं बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ऑप्शन नंबर बी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, जिसमें उन्होंने वैधता, नागरीकरण तथा औद्योगिकरण तथा सशक्त मत को राजनीतिक विकास का महत्वपूर्ण संकट बताया। किसने? लुसियन पाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, भारत में संसदात्मक व्यवस्था चलती है, संयुक्त राज्य में अध्यक्षात्मक चलती है, यूनाइटेड किंगडम में संसदात्मक चलती है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी फ्रांस में संसदात्मक प्लस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण मिलता है स्टूडेंट। इसलिए इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति तथा बहुदलीय पद्धति में किसने बांटा? यानी राजनीतिक दल को का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो किसने किया? ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए डुवर्सर, ऑप्शन नंबर बी लो पालम्ब्रा, ऑप्शन नंबर सी जीन ब्लॉन्डेल और ऑप्शन नंबर डी एलन बॉल। तो स्टूडेंट आपको जैसे कि पता है, ब्लॉन्डेल ने दल व्यवस्थाओं को 5 प्रकार से बांटा है, एक दलीय, द्विदलीय, ढाई दलीय, एक दल प्रधान, बहुदलीय और बहुदलीय योग। तो राजनीतिक दलों को जो क्लासिफिकेशन किया है वो किसने किया है स्टूडेंट? जीन ब्लॉन्डेल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी भारत।
ठीक है स्टूडेंट, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर बी राइट होगा स्टूडेंट, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद होना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट यूनिट में से क्वेश्चन आए थे भारतीय शासन एवं राजनीति, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए के एम पणिकर, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस फजल अली, ऑप्शन नंबर सी एच एन कुंजरू और ऑप्शन नंबर डी जस्टिस राजमनार। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस फजल अली थे और पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पणिकर जो थे इस आयोग के अन्य सदस्यों में से थे स्टूडेंट। और इस आयोग को बनाया गया था भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का एक आप ये कह सकते हो निर्माण करना पड़ा। और यह आयोग का कार्य था जो नए राज्य हैं स्टूडेंट उनका निर्माण करना, उनके निर्माण के लिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए भाषाई आधार पर उनका निर्माण करने के लिए, उनका पुनर्गठन करने के लिए जो है इस आयोग को बनाया गया था स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, उसी के लिए बनाया गया था ताकि ये आयोग जो है इस पर कार्य कर सके। और इसके जो अध्यक्ष के रूप में चुना गया वो जस्टिस फजल अली को चुना गया इसकी अध्यक्षता के लिए। और इसके साथ ही इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पणिकर। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी जस्टिस फजल अली। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्टूडेंट, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी मावलंकर और ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन नंबर डी मावलंकर। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। बी राधाकृष्णन जो थे वो आपके उपराष्ट्रपति थे। जो ऑप्शन नंबर डी में मावलंकर हैं वो आपके नहीं थे भारतीय गवर्नर जनरल। इसमें ऑप्शन नंबर सी है जो वो सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है स्टूडेंट, सी राजगोपालाचारी थे जो जिनके नियुक्ति जो थी 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर की गई थी। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो आपके सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके जो मावलंकर थे, ठीक है स्टूडेंट, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्वेश्चन किया गया था कि निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय मंत्रिमंडल और ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग और ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो अध्यक्षता करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल और योजना आयोग की करता है। लेकिन जो आयोग उसके अध्यक्षता से वंचित रहता है या जिसमें जो आयोग ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता नहीं देता वह वित्त आयोग है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वित्त आयोग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अनुसार स्टूडेंट भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 61 के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी स्टूडेंट तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जुड़े हैं स्टूडेंट। तो भारत में की प्रस्तावना में जो नए शब्द जोड़े गए हैं वो है ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद। ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता शब्द
42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में जोड़े गए थे स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत बढ़ाई गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष बढ़ाई गई थी। संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पुनः अवधि 5 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं स्टूडेंट। तो 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया था कि राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है। किसके अनुमोदन से हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री के, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद के, या ऑप्शन नंबर डी विधानसभा स्पीकर के। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि मंत्रियों का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल किसके अनुमोदन से लगाया जा सकता है? स्टूडेंट राज्यपाल के अनुमोदन से लगाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और मुख्यमंत्री और मंत्रियों जो है वो आप ये कह सकते हो मुख्यमंत्री मंत्रियों के समूह का प्रधान होता है, तो वो नहीं लगा सकता अनुमोदन। ठीक है स्टूडेंट, तो अनुमोदन कौन लगाएगा? राज्यपाल लगाता है। मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं, लेकिन राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप जो पूछा गया था स्टूडेंट, वो था कि भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत जो राज्य है वो केरला है, क्योंकि वर्तमान समय में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य केरला है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें भी अभिकथन और कारण दिए गए हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 की, जो अभिकथन और कारण है, जिसमें भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है, यह अभिकथन दिया गया है। साथ ही इसका जो कारण दिया गया है वो राज्यसभा राष्ट्रीय हित की प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है, ये इसका कारण दिया गया है स्टूडेंट। और आपसे पूछा गया है कि क्या ऑप्शन नंबर ए क्या दोनों सही है, दोनों की सही व्याख्या दी गई है, ऑप्शन नंबर बी क्या दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं दी गई है, ऑप्शन नंबर सी क्या एक सही है और आर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी ए गलत है और आर सही है। स्टूडेंट जैसा कि आपने, अगर आपको अनुच्छेद 312 के विषय में पता होगा तो आपको ये पता होगा कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है स्टूडेंट, क्योंकि भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। साथ ही राज्यसभा राष्ट्रीय हित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित भी करती है स्टूडेंट। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है कि सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको आपसे जो है मिलान करवाए जा रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए, जैसे ऑप्शन में आपको स्क्रीन पर शो ही हो रहे होंगे कि क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या जो है मिलान करने हैं। तो जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव है स्टूडेंट, आपको पता ही है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा पूर्व की ओर देखने की नीति जो है उससे संबंधित है। मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो मोरारजी देसाई की वास्तविक असंलग्नता की जो नीति है उससे संबंधित है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण से संबंध रखते हैं। द्वितीय जो पोखरण में परमाणु जो वो किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, जो सेकंड वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित है। वहीं अगर हम राजीव गांधी जी से बात करें तो 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन जो किया गया था वो
राजीव गांधी जी से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूनिट आपकी जो लोक प्रशासन की यूनिट है उससे लिया गया है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति कहाँ हुई है स्टूडेंट। तो लोक प्रशासन विषय की जो उत्पत्ति हुई है, क्या वो इंग्लैंड में हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस में या भारत में? ऑप्शन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं स्टूडेंट। तो लोक प्रशासन की जो विषय की जो उत्पत्ति हुई है स्टूडेंट वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके जो फादर माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण क्या है स्टूडेंट। नंबर 1 विधिक दृष्टिकोण, नंबर 2 दार्शनिक दृष्टिकोण, नंबर 3 ऐतिहासिक दृष्टिकोण और नंबर 4 व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टडी का जो प्राचीनतम दृष्टिकोण है स्टूडेंट वो दृष्टिकोण है दार्शनिक दृष्टिकोण। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की व्याख्या की थी स्टूडेंट। तो लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण क्या है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक दृष्टिकोण। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर बताया है? ठीक है स्टूडेंट, या स्पष्ट अंतर किया है? ऑप्शन नंबर ए हेनरी फ्योल, ऑप्शन नंबर बी मैरी पी फॉलेट, ऑप्शन नंबर डी एल ओरविक और ऑप्शन नंबर डी पॉल एच एप्पलवी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट। इसमें ऑप्शन नंबर डी पॉल एच एप्पलवी जो है वो सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर करते हैं, और अन्य जो हैं हेनरी फ्योल, मैरी पी फॉलेट और एल ओवरिक जो हैं वो निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में अंतर नहीं करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉल एच एप्पलवी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नवलोक प्रशासन पर प्रथम संपादित पुस्तक हुई, तो वो किसकी पुस्तक थी स्टूडेंट? फ्रैंक मैरिनी द्वारा, डी वोल्डे द्वारा, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ द्वारा, वो या एल डी वाइट द्वारा? तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है नवलोक प्रशासन प्रथम पुस्तक जिसने लिखी वो फ्रैंक मैरिनी के द्वारा लिखी गई, और इस पुस्तक का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनरो बुक पर्सपेक्टिव 1971। तो पहली पुस्तक जो नवलोक प्रशासन पर संपादित हुई स्टूडेंट वो किसकी थी? फ्रैंक मैरिनी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हार्टोन प्रयोग किए जाने से नव विचार उत्पन्न हुए जिन्हें क्या कहा गया? तो जैसा कि आप अगर आपने लोक प्रशासन को अच्छे से पढ़ा हुआ है स्टूडेंट तो आप ये जानते हैं कि एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा जो हार्टोन प्रयोग किए गए उनको मानव संबंध सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशंस थियरी कहा जाता है स्टूडेंट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मानव संबंध सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है स्टूडेंट, निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, ऑप्शन नंबर बी प्रतिदिन कार्य योजना, ऑप्शन नंबर सी कार्य स्थिति मानक और ऑप्शन नंबर डी कार्यविधि मानक। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है वैज्ञानिक प्रबंध जो है वैज्ञानिक प्रबंध में प्रतिदिन की कार्य योजना, कार्य स्थिति मानक और कार्यविधि मानक जो है वो उनके मुख्य उद्देश्यों में आते हैं, लेकिन अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि जो है वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्यों में नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए पिफनर और फ्रेथिस, ऑप्शन नंबर बी एल डी वाइट, ऑप्शन नंबर सी जे डी मूने और ऑप्शन नंबर डी एल्बर्ट लेपासविकी।
ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है जब आप स्टाफ सूत्र के बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हो तो आपका जो त्रिवर्गीकरण है सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ का, ये जो वर्गीकरण किया है स्टूडेंट, ये एल.डी. वाइट द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, एल.डी. वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको पता होगा जब आपने उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा, तो इसको पद सोपान कहा जाता है स्टूडेंट। पद सोपान का जिसमें शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन, निम्न स्तर पर उच्च स्तर का शासन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पद सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट कि प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। यहाँ पर आपको दे रखे हैं 4 पॉइंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट, और आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप पढ़ लीजिए। प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए, किस किस चीज के लिए होना चाहिए स्टूडेंट? लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति, और थर्ड वन होना चाहिए सामान्य हित के प्रति, लेकिन शासक दल की विचारधारा के प्रति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, आप राजतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण से समाविष्ट है क्या क्या। आपने मैक्स वेबर के त्रिकोणीय सूत्र को अगर पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो उसमें उन्होंने 3 सत्ता के विषय में बताया है, वही यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं वंशानुगत सत्ता, पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता या वैध विवेकी सत्ता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उनकी जो उन्होंने सत्ता बताई है वो बताई है पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और वैध विवेकी सत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से वाली यूनिट से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट, 43 जो है 43वां क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का जो लक्ष्य है वो क्या है। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। शक्ति संतुलन का अर्थ आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप समझिए। शक्ति संतुलन का अर्थ होता है संतुलन जो बदलते राजनीतिक ढांचों तथा शक्ति संबंधों में गतिशीलता के कारण निरंतर और सदैव परिवर्तनशील रहता है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति। तो राइट आंसर इज यथापूर्व स्थिति। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है किससे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि शांति प्रस्ताव या शांति का एकता प्रस्ताव कहाँ लाया गया था, ये संयुक्त राष्ट्र में लाया गया था स्टूडेंट। संयुक्त राष्ट्र से संबंध रखता है 1950 में कोरिया संकट के दौरान महासभा द्वारा शांति का एकता प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको किसने अभिव्यक्त किया। ऑप्शन नंबर ए E.H. कार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज F. कैनन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मॉर्गेंथ्यू द्वारा और ऑप्शन नंबर डी हेनरी किसिंजर द्वारा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको मॉर्गेंथ्यू के द्वारा दिया गया था। मॉर्गेंथ्यू जो है वो यथार्थवाद के बहुत, आप ये कह सकते हो, बहुत बड़े विद्वान थे और यथार्थवादी विचारधारा उन्हीं से, आप एक कह सकते हो कि उन्हीं से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही। ठीक है स्टूडेंट, यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मॉर्गेंथ्यू। क्वेश्चन नंबर 46 में अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्वेश्चन करता है कि व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया किसने। ऑप्शन नंबर ए रोज कांस ने, ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कॉक्स ने और ऑप्शन नंबर डी लेनिन ने। तो व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को रोज कांस ने अभिव्यक्त किया स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रोज कांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है किसके बीच में, शक्ति एवं किसके बीच में,
राष्ट्रीय हित के बीच में, क्योंकि आपने कभी भी अगर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अगर अच्छे से पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो यथार्थवादी जो रियलिज्म जो दृष्टिकोण है वो इस बात की बात करता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर ही लिए जाने चाहिए, ना कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर, जिसके प्रतिपादक कौन थे? हैंस जे मॉर्गेनथाउ। और इनकी फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948। ठीक है स्टूडेंट, तो शक्ति और राष्ट्रीय हित के साथ परिभ्रमण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अभिकथन और कारण है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है, और इसका कारण है कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो स्टूडेंट ये दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन जो ए है कथन, उसका जो कारण दिया है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इसमें निम्न घटनाओं के सही कालानुक्रम को पहचानिए। यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन पे घटनाएं दिख रही होंगी स्टूडेंट, इसको आपको इनके ईयर वाइज जो है वो अरेंज कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि कौन सी घटना पहले हुई उसको पहले रखना है और कौन सी बाद में वो बाद में रखनी है। जैसे कि आपको पता है तेहरान सम्मेलन 1943 में हुआ, उसके बाद याल्टा सम्मेलन 1945, पोट्सडाम सम्मेलन 1945, फिर सैन फ्रांसिस्को शांति संधि हुई 1951 में। तो आपको अरेंज ऑर्डर में रखना है। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे उनकी कालानुक्रम को पहचानिए। यानी कि जो व्यक्ति पहले महासचिव बने उनको पहले रखिए और जो लास्ट में बने उनको लास्ट तक ले जाइए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का सही कालानुक्रम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, आप देखिए। नंबर 1 त्रिगवैली, नंबर 2 यू थॉट, no, number 1 त्रिगवैली, number 2 डेग हैमरशोल्ड, number 3 यूथॉन्ट और number 4 कुर्ट वॉल्डियम। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है आप सबको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करवाने के लिए, ताकि आप अपने किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें, अपनी मेहनत को कामयाब कर सकें। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए स्टूडेंट, ताकि और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, और साथ ही हमारे से ज़्यादा जुड़िए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चों के काम आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।